अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा मसनवी का पहला चैप्टर है जिसको मीर हसन ने लिखा है और इनका पूरा नाम मीर गुलाम हसन है। तो इन्होंने जो मसनवी लिखा है उसका नाम है दास्तान वारिद होना, बेनज़ीर का बाग में बदरे मुनीर के। तो इस मसनवी की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि मसनवी किसे कहते हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर गुलाम हसन, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो मीर गुलाम हसन थे वो दिखते कैसे थे। मीर गुलाम हसन, इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? तो इनको मीर हसन देहलवी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको कहीं मीर हसन देहलवी लिखा हुआ मिले तो आप ऐसा ना सोचिए कि शायद ये किसी दूसरे शायर की बात हो रही है, नहीं, बल्कि ये मीर गुलाम हसन की ही बात हो रही है, क्योंकि इन्हें मीर हसन देहलवी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मसनवी क्या है। तो मसनवी जो है ये अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं दो दो किया गया। क्या होता है? दो दो किया गया। अभी आप शायद नहीं समझे होंगे कि ये कैसा माने हुआ, तो अभी और आप और अच्छे से समझेंगे। मसनवी, जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। क्या होता है यहाँ पर? जैसा कि हम लोगों ने जब गज़ल पढ़ा था तो जाना था कि मिसरा क्या होता है। तो मिसरा जो शेर होता है, शेर से पहले यानी जो एक लाइन होती है, चाहे जो सी पहले हो, ऊपर की हो या नीचे की, कोई सी भी एक लाइन जिसमें शायर ने कोई बातें बयान की हो तो हम इसको मिसरा बोलते हैं। ऐसा हमने गज़ल में पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो दो मिसरे जब आपस में मिलते हैं तब जाके बनता है शेर बनता है, ये भी जाना था। लेकिन शेर जो होता है, गज़ल में जो शेर होता है उसमें रदीफ और काफिया दोनों होते हैं। लेकिन जो मसनवी होता है तो उसमें क्या होता है कि जिस शेर के दोनों मिसरे यानी दोनों लाइन, जैसे एक शेर मान लीजिए, लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है। यानी काफिया तो होता है लेकिन, और काफिया क्या होता है? तो जैसे एक शेर में यहाँ पर लिखती हूँ कि अल्लामा इकबाल का है कि सितारों से आगे जहां और भी है। क्या है? पूरा नहीं लिख रही हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये अल्लामा इकबाल का शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। क्या है? अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता चले कि रदीफ और काफिया क्या है। तो ये जो और भी हैं आया है, ये बार बार आता है, आखिर में आता है, तो इसको रदीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रदीफ। और रदीफ से पहले जो आता है यहाँ पर जो हम आवाज़ होता है, यानी आवाज़ मिलती जुलती होती है। जैसे यहाँ पर जहां आया और फिर आया इम्तिहान, तो जहां इम्तिहान, इसको काफिया कहते हैं। अब हम इस पे आते हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसनवी क्या है। तो मसनवी जिस शेर के दोनों मिसरे यानी कि एक शेर पूरा, तो दोनों मिसरे यानी पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों मिसरे हम काफिया हों, यानी हम काफिया यानी हम आवाज़ हों, आवाज़ मिलते जुलते लफ्ज़ हों, जैसे वारदात और रात आया, ठीक है। तो इसको, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो मसनवी होता है, गज़ल में तो रदीफ भी होता है, काफिया भी होता है, लेकिन जो काफिया होता है, जो रदीफ होता है वो हर बार एक जैसा ही रहता है। लेकिन जो काफिया होता है गज़ल में वो एक जैसे, एक कोई जैसे जहां इम्तिहान, तो इसी से मिलता जुलता सारे काफिया आएंगे, अलग होगा अल्फाज, लेकिन मिलता जुलता इसी से होता। लेकिन जो मसनवी होता है इसमें क्या होता है, हर शेर का काफिया अलग होता है। जैसे इस शेर में आप देखेंगे, पहला शेर जो है
कि सुनो एक दिन की तुम वारदात, यहाँ पर आया वारदात, फिर है उठा सैर को बेनजीर एक रात, तो वारदात और फिर आया रात, ये क्या हुआ, काफिया हुआ, काफिया हुआ, ठीक है। तो ये पहले शेर का काफिया हुआ। फिर जब हम दूसरा शेर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि हुआ नागवा उसका एक जा गुजर, सुहाना सा एक बाग आया नजर। तो ये जो नजर और गुजर है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम काफिया कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये भी काफिया है और ये भी काफिया, लेकिन काफिया अलग अलग है। यहाँ पर वारदात और रात है, एक जैसा मिल रहा है, फिर गुजर और नजर है, तो ये भी काफिया है, ये भी काफिया है, लेकिन अलग अलग है। लेकिन गजल में क्या होता है, गजल में एक जैसे ही होता है, एक जो काफिया होता है उसी से मिलते जुलते अल्फाज आते हैं पूरी गजल में। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि गजल जो होता है, गजल में कम से कम 5 अशआर होने चाहिए। कितने, 5 अशआर, और ज्यादा की कोई कैद नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो मसनवी होता है, मसनवी में के अशआर जो होते हैं उनकी तादाद मुकर्रर नहीं होती है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कोई कैद नहीं है कि हाँ कम कितने 5 हो सकते हैं, ज़्यादा कितने, कोई कैद नहीं, ऐसा नहीं होता है। गज़ल से ये अलग इसलिए भी होता है क्योंकि मसनवी के लिए अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। और जो उर्दू में है इसमें कई तरह के, एक तवील मसनवियाँ होती हैं और एक मुख्तसर मसनवी होती है। जो तवील मसनवी होती है उसका एक नाम है सहरुल बयान। क्या है, सहरुल बयान, सहरुल बयान। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, तो सहरुल बयान जो मसनवी है ये तवील मसनवी है, तो इसको लिखा है मीर गुलाम हसन ने, और ये सहरुल बयान मसनवी से ही लिया गया है। यहाँ पर जो कुछ अशआर दिए गए हैं आपके बुक में, ये दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग में बदरे मुनीर के, तो ये सहरुल बयान मसनवी से ही लिया गया है। और जो तवील मसनवी है ये हुआ सहरुल बयान, और एक और है गुलजार नसीम जिसको दयाशंकर नसीम ने लिखा है। और जो मुख्तसर मसनवियाँ हैं तो उसमें आता है मुनाजात बेवा जिसको हाली ने लिखा है, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। और एक है साकी नामा जिसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके चैप्टर में है, साकी नामा है गुलजार नसीम का, यानी दयाशंकर नसीम के भी कुछ अशआर हैं जो उनके वो है मसनवी, वो क्या कहते हैं, गुलजार नसीम, तो उसी से लिया गया है। जैसे ये मसनवी जो हमारा है दास्तान वारिद होना बेनज़ीर के का बाग में बदरे मुनीर के, तो ये सहरुल बयान जो मसनवी है उससे लिया गया है। तो अब हम इस मसनवी को पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद इसके तशरीह करेंगे और हवाला भी जानेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा है सुनो एक दिन की तुम वारदात। वारदात के माने क्या होता है, वाकया कहते हैं, यानी एक रात की ये कोई वाकया बयान कर रहे हैं। उठा सैर को, सैर क्या होता है, घूमना, तो उठा सैर को बेनज़ीर एक रात, तो जो बेनज़ीर होता है इसके माने क्या होता है, बेनज़ीर कहते हैं बेमिसाल को, बेनज़ीर के माने होता है बेमिसाल। हुआ नागवा उसका एक जा गुजर, सुहाना सा एक बाग आया नजर, सफेद एक दिखी इमारत बुलंद, की थी नूर में चांदनी से दो चंद। तो यहाँ पर कितने अशआर हैं, तो ये पहला शेर है, फिर ये दूसरा शेर है, फिर ये तीसरा शेर है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में 3 शेर पूछे जाते हैं, कभी 4 शेर भी पूछे जाते हैं, तो जितने आएंगे आप उतना करिएगा। तो मैं यहाँ पर 3 शेर लेकर आई हूँ आपके सामने, तो ऐसा नहीं है, इसके जो तशरीह मैं करा रही हूँ वो ये 3 का है। अगर आप किसी एग्जाम में 4 पूछे जाएं तो आप 4 का करिए, लेकिन जो आगे मैं दूसरे उसमें कराई हुई हूँ तो वहाँ से ले लीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि ये तो 3 ही कराए, अब एग्जाम में 4 आ गए तो हम क्या करें। तो मैं पूरा करा रही हूँ, मुकम्मल तशरीह करा रही हूँ, तो जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप उतना ही तशरीह करिएगा। तो अब हम इसका हवाला देखते हैं। तो हवाला में लिखिए कि ये मसनवी उर्दू की नई किताब, नहीं उर्दू की नई किताब ये तो हाई स्कूल में चलती है, यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आप लिखिए अदबी सिपारे, क्या अदबी सिपारे, क्योंकि ये अदबी सिपारे से अदब पारे और अदबी सिपारे ये दो बुक चलती हैं किसमें, इंटर में। तो ये अदबी सिपारे के सबक दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग में बदरे मुनीर के से लिया गया है या अखज़ किया गया है। इसके तख्लीक यानी इसके लिखने वाले, इसके शायर जो हैं वो मीर हसन हैं, या मीर हसन देहलवी भी आप लिख सकते हैं, या मीर गुलाम हसन भी लिख सकते हैं।
تو اس کے بعد پھر آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ آپ ایک دن کا واقعہ سنیں جب بے نظیر ایک رات میں سیر کو اٹھا، اس کا گزر اچانک ایک باغ سے ہوا۔ اس باغ میں موسم بہت سہانا تھا۔ وہاں اس نے ایک بلند و بالا عمارت دیکھی جو چاند کی روشنی سے بھی زیادہ روشن تھی۔ اور اس کے بعد اگلا بند ہے اسی مثنوی کا جو سحر البیان سے لیا گیا ہے، اسی کا آگے کا حصہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ چھٹکی ہوئی چاندنی جا بجا، وہ جاڑے کی آمد، آمد کہتے ہیں آنا کو، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ نکھرا فلک، فلک کیا ہوتا ہے؟ فلک کے معنی ہوتا ہے آسمان، کیا ہوتا ہے؟ فلک کہتے ہیں آسمان کو، وہ نکھرا فلک اور وہ ماہ کا ظہور، ماہ کیا ہوتا ہے؟ ماہ کہتے ہیں چاند کو، کس کو؟ چاند کو، ماہ کا ظہور، ظہور یعنی کہ ظاہر ہونا، لگا شام سے صبح تک وقت نور، یہ عالم جو بھایا تو کوٹھے پہ آ، اتر اپنے گھوڑے سے اور سر جھکا۔ تو اس کا جو حوالہ ہوگا وہ پہلے کی طرح ہی ہوگا لیکن تشریح الگ ہوگا۔ تو تشریح میں آپ لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ جاڑے کی آمد سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور جا بجا چاندنی چٹکی ہوئی تھی، آسمان بالکل صاف تھا اور چاند پوری آب و تاب پر تھا۔ شام سے صبح تک ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر گھوڑے سے اترا اور کوٹھے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے لگا جھانکنے اس مکاں کے تے کہ دیکھوں تو یہاں کوئی ہے یا نہیں، جو دیکھا تو ایسا کچھ آیا نظر کہ سب کچھ گیا اس کے جی میں اتر، کہا جی سے اب تو جو کچھ ہو سو ہو، ذرا چل کے اس سیر کو دیکھ لو۔ تو اس کا آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ وہ مکان میں ادھر ادھر جھانکنے لگا کہ یہاں کوئی شخص موجود تو نہیں ہے۔ وہاں کا منظر جب اس نے دیکھا تو سارا نظارہ اس کے جی میں اتر گیا۔ اس نے اپنے دل سے کہا اور طے کیا، اب چاہے کچھ ہو جائے یہ سارا ماجرا دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہہ نیچے اترا دبے پاؤں وہ ہو، نظر سے بچائے ہوئے چھاؤں وہ، لگا وا سے چھپ چھپ کے کرنے نظر، درختوں سے جو ماہ ہو جلوہ گر، ماہ کے معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے۔ جس طرح میں کے معنی چاند، اسی طرح ماہ کے معنی بھی چاند ہوتا ہے، ماہ، جو دیکھی تو صحبت عجب ہے وہاں، عجب چاندنی ہے عجب ہے سما، سما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سما کہتے ہیں وقت کو، موسم کو۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ اتنا سوچ کر وہ دبے پاؤں نیچے اترا اور چھپ کر دیکھنے لگا، اور وہ چھپ چھپ کر اس طرح دیکھنے لگا جس طرح درختوں کے پیچھے سے چاند جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس نے وہاں عجب چاندنی، عجب صحبت اور عجیب موسم دیکھا۔ اس کے بعد اگلا بند ہے جس میں انہوں نے کہا ہے عجب صورتیں اور طرفہ محل، محل کیا ہوتا ہے؟ عالیشان گھر کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محل کہتے ہیں۔ چلا دیکھتے ہی دل اس کا نکل، ملی جنس کی اپنے جو اس کو بو، جنس کیا ہوتا ہے؟ انسان، یعنی اپنے جیسے کہ اس کو بو آئی، خوشبو آئی، لگا تکنے حیرت سے ہر ایک سو، نظر آئی وہاں چاندنی کی بہار، کی آنکھوں نے کی خیرگی اختیار۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ وہ محل میں عجیب صورتیں دیکھتے ہی اپنا دل گنوا بیٹھا۔ اس کو جب کسی انسان کی بو محسوس ہونے لگی یعنی خوشبو آنے لگی تو حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں چاندنی رات کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے در و بام
یک لخت سارے سفید، سفید جو لفظ آیا ہے اس کے معنی سفید ہوتے ہیں، جو ہم لوگ سفید بولتے ہیں نا وہی یہ سفید ہے۔ ہر ایک طاق و محراب صبح امید، بلورے دھرے، بلورے معنی کیا ہوتا ہے؟ بلورے کہتے ہیں شفاف یعنی کہ چمکدار، کس کو کہتے ہیں؟ چمکدار کو بلورے کہتے ہیں۔ بلورے دھرے ہر طرف سنگ فرش، سنگ فرش یعنی سنگ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، کس کو؟ پتھر کو، یہاں پر یہ نہیں رہے گا، پتھر ایسے ہوگا، سنگ فرش کہ جس سے منور ہے رنگ فرش، ہر ایک سمت و نور کا ازدحام، ازدحام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ازدحام کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ یعنی کہ مجمع، اس کو ازدحام بولتے ہیں۔ لگے آئینے قد آدم تمام، تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ محفل کے طاق، دروازے، فرش اور محرابیں سب سفید نظر آ رہے تھے، بلوری پتھر یعنی کہ چمکدار پتھر سے فرش جگمگا رہا تھا، محل میں قد آدم آئینے لگے تھے اور چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے لبالب وہ چوپڑ کے پاکیزہ نہر، لبالب یعنی کہ پوری طرح سے بھرا ہوا، لبالب پڑے چشمہ ماہ سے جس میں لہر، ماہ یعنی کہ چاند، لب یہ کیا ہوا؟ ہاں، لب نہر پر صاف جو گور کی، تو پڑی تھی وہ ایک بلور کی، بلور یعنی کہ چمکدار، پڑے اس میں فوارے چھٹتے ہوئے، ہوا میں وہ موتی سے لپٹتے ہوئے۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ چوپڑ کی نہر شفاف پانی سے لبریز تھی، شفاف پانی سے یعنی کہ چمکدار پانی سے لبریز تھی یعنی کہ بھری ہوئی تھی، جس میں لہریں سی اٹھ رہی تھی۔ اس نے نہر کو جب غور سے دیکھا تو اس کو بڑی چمکدار لگ رہی تھی، محل میں فوارے پھوٹ رہے تھے اور ہوا میں موتی سے اڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ لیے گود مکیش چھوٹے بڑے، ہر ایک جا ستارے اڑا دے کھڑے، غرض اپنی صورت سے تاروں کو توڑ، زمیں کو فلک کا بنایا تھا جوڑ، فلک یعنی کہ آسمان۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ ہوا میں وہ جگنو سے چمکے بہم، ملے جل و میں کو زیر قدم، تو میں کہتے ہیں چاند کو، میں یا ماہ کے معنی چاند ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ جو گود میں سونے چاندی کے تار لیے ستاروں کی مانند اڑ رہے تھے، غرض کی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین آسمان جیسی بن گئی ہو، ہوا میں ہر طرف جگنو اپنی روشنی بکھیر رہے تھے، ان جگنوؤں کی روشنی چاندنی کے مقابلے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ فقط چاندنی میں کہاں طور یہ کی طرح نہ جب تک ملے اور یہ کھڑا ایک نم غیرہ آب دار کی تھے جس کے جھالر یہ موتی نثار، جڑاؤ وہ استاد الماس کے ڈھلے ایک سانچے کے ایک راس کے۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ چاندنی کی خوبصورتی کا یہ انداز سورج کی کرنوں میں پہنا ہے، وہاں جھالر دار کپڑا تنا ہوا تھا جو چمک رہا تھا، یہ جھالر اتنی خوبصورت تھی کہ موتی بھی اس سے کمتر نظر آتے تھے، وہاں ہیرے جواہرات سے جڑے ایک ہی سانچے میں ڈھلے کھمبے گڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ کھچی ڈور ہر سمت زر تار کی، لڑی جو کناری کی ہوں ہار کے، کہوں کیا میں جھالر کی اس کی بھپن کہ سورج کے ہو گرد جیسے کرن، مغرق بچھی مند ایک جگمگی کی تھی چاندنی جس کے قدموں لگی۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ میر حسن کہتے ہیں کہ چاروں طرف سنہری ڈور کھچی ہوئی تھی،
उसे देखकर लग रहा था जैसे हार की खूबसूरत लड़ियों की किनारी हो। उस झालर की चमक ऐसी थी जैसे किरणें सूरज के चारों तरफ रोशन हों। महल में एक कढ़ी हुई मसनद बिछी हुई थी जो खूबसूरत लग रही थी और चांदनी जैसी चमकदार थी। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है, न फूले समाते थे तकिए धरे, कि थे वो फकत हसन से ही भरे। जमीन नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यानी उधर का मौसम ही नूर का था। चमन सारे दाओ दियों से भरे, जुनान शब्बू के हर जा पड़े। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मीर हसन कहते हैं कि खूबसूरत और सफ़ेद तकिए आंखों को भा रहे थे। वहाँ का समा यानी वहाँ का मौसम ऐसा था कि ज़मीन व आसमान और हर चीज़ पर नूर बरस रहा था। चमन में हर तरफ दाऊदी और शब्बू के फूल जा बजा खिले हुए थे। इसके बाद अगला बंद है और ये लास्ट है जिसमें इन्होंने कहा है कि सितारों का महताब में हाल यूं कि चूने में पानी के कतरे हों जो, अगर कीजिए साया ऊपर निगाह, यानी ऊपर उठाकर देखिए निगाह को, तो है वो भी जो साया महर व माह। महर और माह, महर के माने होता है सूरज, महर किसको कहते हैं? सूरज को कहते हैं, और माह के माने चांद होता है, ये तो हम जानते हैं। तो ये सूरज और चांद की बात हो रही है। करे है निगाह जिस तरफ को गुजर, बजज नूर आता नहीं कुछ नजर, यानी नूर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मीर हसन कहते हैं कि सितारे चांदनी में नहाए हुए थे और इस तरह चमक रहे थे जैसे चूने में पानी के कतरे हों। अगर साए पर नजर डालें तो वो भी सूरज और चांद की मानिंद दिलकश लग रहा था। जिधर भी निगाह दौड़ाइए सिवाय रोशनी के कुछ और नजर नहीं आता। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो मसनवी है दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग में बदरे मुनीर के, जो कि सहरुल बयान मसनवी से लिया गया है, जिसको मीर गुलाम हसन ने लिखा है। तो इसकी मुकम्मल तशरीह कैसे करनी है, तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।